हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, स्वागत है एक नया लुक के साथ बाबा मैथ्स वाले चैनल पर आपका। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। और प्रोबेबिलिटी एज अ बहुत लार्ज चैप्टर है, लेकिन टर्म 2 में कुछ टॉपिक ही हमारा बनाया गया है, मतलब आ रहा है। तो वो टॉपिक्स जो टर्म 2 से लिंक है, टर्म 2 में आने जा रहा है, उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी आसान हो जाए, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए, दूसरा शुरू करेंगे हम लोग आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और तीसरा शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट से कैसे रिलेट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद वाले वीडियोस में उसके आगे की कहानी को भी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उसमें सबसे पहला है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? नॉर्मल से सोच के देखो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आउटकम्स पहले से पता नहीं हो, है ना। कुछ ऐसा हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें, ट्रायल करें जिसका आउटकम्स हमें पहले से पता नहीं हो। फॉर एग्जांपल कि एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमें पहले से पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, या फिर एक डाइस को थ्रो करें तो हमें नहीं पता है कि पहले 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 आएगा कि 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम पहले से पूरी तरह से गारंटेड नहीं हो कि यही आएगा, उसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सैंपल स्पेस, दूसरा पॉइंट। तो सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, इसे आप समझिए। जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जितने आउटकम्स आ सकते हैं वो हमारे सैंपल स्पेस में आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो डाइस पे 1 से लेके 6 तक डिजिट्स आएगा, तो उसका मतलब उसका सैंपल स्पेस जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है ना। या फिर अगर आप 52 कार्ड्स का डेक है और उसमें से एक कार्ड आप निकालते हैं, है ना, एक कार्ड निकालते हैं, तो कितने सैंपल स्पेस होंगे? 52, क्योंकि 52 तरह के कार्ड्स आपके हाथ में आ सकते थे एक कार्ड जब आपने उसमें से निकालना सोचा, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस ये होता है। फिर अगला पॉइंट होता है आपका सैंपल पॉइंट। ये सब बेसिक है, इसे आपको समझना पड़ेगा ताकि आगे की कहानी शुरू कर सके। भले आप क्लास 11th में नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो। सैंपल पॉइंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का कोई इवेंट, जैसे कि 1 हो गया एक सैंपल पॉइंट, 2 हो गया एक सैंपल पॉइंट, 3 हो गया एक सैंपल पॉइंट, 4, 5, 6, इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथा में इवेंट्स। इवेंट्स किसे कहते हैं या इवेंट किसे कहते हैं? तो इवेंट का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है ना। कोई क्वेश्चन देता है कि एक डाइस को थ्रो किया गया, तो बताइए कि उस पर 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो 2 का आना है यही हमारा उस एक्सपेरिमेंट का इवेंट हो गया, है ना। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसे हम लोग कहते हैं इवेंट। अब इवेंट में भी बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इवेंट की टाइप्स को अगर देखें आप टाइप्स को, तो टाइप्स में आपका क्या आएगा? सबसे पहले सिंपल इवेंट आएगा, सिंपल इवेंट। फिर एक आता है कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। फिर एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और एक होता है श्योर इवेंट, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड सो ऑन, जो भी टॉपिक होगा हमारा। लेकिन सबसे पहले आप समझे कि सिंपल इवेंट किसे कहते हैं। अगर कोई सैंपल स्पेस में अगर इवेंट की बात किया जाए, वो सिंगल अगर इवेंट हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल इवेंट या सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा कि कोई भी आप ट्रायल कर रहे हो उसमें मोर देन 1 इवेंट्स हो। कितने इवेंट्स हो? मोर देन 1 इवेंट्स हो। फॉर एग्जांपल
आपने कहा कि एक डाइस को फेंके और बताइए कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप डाइस को फेंकते हैं तो 1 से लेके 6 तक डाइस पे आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें से जो इवेंट आपको बोला गया वो बोला गया इवन नंबर का आना। तो इवन नंबर का आना में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये एक से अधिक इवेंट हो गए। जबकि अगर हम बोलते कि अगर एक डाइस को फेंका गया तो इवन प्राइम नंबर का आना, इवन प्राइम नंबर का आना, हमने एक इवेंट बनाया तो इवन प्राइम नंबर का आना में केवल 2 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इवन नहीं हो सकते हैं। तो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो तो केवल और केवल 2 होगी। तो ये हम सिंपल इवेंट में कंसीडर करते हैं। यानी कि मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि सिंपल इवेंट में केवल सिंगल इवेंट होगा, जबकि कंपाउंड इवेंट में मोर देन 1 इवेंट्स होंगे। उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, वो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि हम बोले कि एक डाइस को फेंके तो मोर देन 6 नंबर आए, यानी कि 7 आ जाए उसके ऊपर, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। क्योंकि अगर डाइस देखें तो 1 से लेकर 6 तक ही कंसीडर किया जा सकता है उस पे नंबर्स, 7 तो होता ही नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और वहीं पे अगर बात हो जाती है श्योर इवेंट की, तो श्योर इवेंट में क्या होगा कि एकदम गारंटी है कि वो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक डाइस को फेंके तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 से छोटे नंबर आए, 7 से छोटे नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 7 से छोटे नंबर ही आएंगे अगर एक डाइस को फेंकते हो तो, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक 7 से छोटे ही तो होते हैं। तो 100% गारंटी है कि 7 से छोटे नंबर ही आएंगे। समझ में आ रही है बात? ये कहानी हुई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या है एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है ना। अब देखिए अगला हेडिंग है आपका कंप्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है? सबसे पहले कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है उसका उल्टा। उल्टा का मतलब फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि एक डाइस पे, है ना, एक डाइस को फेंका गया तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम बोले कि 1 आना एक इवेंट है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो 1 को छोड़ के उस सैंपल स्पेस के अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़ है। यानी कि आप कह सकते हो 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो 1 का कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि जैसे अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो अगर ये एक ए इवेंट है या एक ई इवेंट है, जो भी आप मान सकते हैं, तो इवेंट को नाम दे दें। तो अगर हम बोलें कि ई कंप्लीमेंट्री इवेंट बताइए, तो ई जो पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, ये ई का रीजन को छोड़ दीजिए, वो सिंपल स्पेस के बाहर वाला को कहेंगे हम लोग कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इवन नंबर का आना, अगर एक इवेंट है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ऑड नंबर का आना, यानी कि 1, 3, 5। अगर इवन नंबर को आप बोल रहे हो कि इवन नंबर क्या है हमारा, ई इवेंट क्या है हमारा, इवन नंबर, तो उसका कंप्लीमेंट उसको छोड़ के जो सैंपल स्पेस में आएगा। फिर अगला आपका है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसे मतलब किसे कहते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे 2 इवेंट्स जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका एक और नाम होता है डिसजॉइंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लें कि एक इवेंट ई है और एक इवेंट एफ है, तो ई और एफ के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक इवेंट ई डिनोट किए हम लोग इवन नंबर का आना, तो 2, 4, 6, और एक इवेंट एफ डिसाइड किया हम लोग ऑड नंबर का आना, तो 1, 3, 5। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या डिसजॉइंट इवेंट्स या डिसजॉइंट सेट, जिसमें कि कोई भी कॉमन नहीं हो। फिर एक आ जाता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसे कहते हैं उसे देखिए आप सबसे पहले। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसे कहते हैं? ये सब वर्ड्स जो हैं इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स पढ़ोगे या बेस थ्योरम पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड्स यूज होंगे।
इसीलिए इस वर्ड्स को आप पकड़ के रखिएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स एक साथ अगर बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन En, बहुत सारे इवेंट हुए, लेकिन ये सारे इवेंट्स का अगर यूनियन लिया जाए, ये सारे इवेंट्स का यूनियन लिया जाए तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को कंसीडर कर ले या कवर कर ले, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये सारे इवेंट्स जो हैं, अगर सारे इवेंट्स मिलके अगर सैंपल स्पेस को कवर कर लेते हैं तब हम इस इवेंट्स को कहते हैं, ये सारे इवेंट जो है वो क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मान लीजिए ये E1 इवेंट है, ये आपका E2 इवेंट है, ये आपका E3 इवेंट है, ये आपका E4 इवेंट है, ये आपका E5 इवेंट है, और ये आपका E6 इवेंट है, और ये आपका E7 इवेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन E6 और यूनियन E7 करें तो वो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि सर 1 तो 2 तरह से आ सकता है, 2 बार आ सकता है, यहाँ वाला रीज़न वो E1 की तरफ से भी आ सकता है पूरा में, और अगर E2 की बात करें तो E2 में ये वाला पोर्शन 2 बार कंसिडर हो रहा है। तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप यूनियन लेते हो तो एक सेट को एक से अधिक बार नहीं लिया जाता है, चाहे वो कितना बार E1 में भी हो E2 में भी हो। तो E1 यूनियन E2 की बात अगर होगी तो हम ये वाला पोर्शन को केवल एक ही बार कंसिडर करेंगे। यूनियन का यही प्रॉपर्टी होती है कि, या फिर सेट का प्रॉपर्टी होता है कि एक सेट को, मतलब एक एलिमेंट को एक ही सेट में एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। तो ये कहानी है, ठीक है ना। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब एक और एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे मान लो E1 हो गया, एक डाइस को फेंका गया तो सिंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब हम बोले कि एक इवेंट E1 है जो 1 और 2 है, एक E2 इवेंट जो है वो 2 है 3 है 4 है, और फिर बोले कि एक E3 इवेंट है जो है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो हम बोलेंगे क्या E1 E2 E3 क्या एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करने से पूरा सैंपल स्पेस कवर होगा कि नहीं। तो आप देखो कि 1 2 तो लोगे ही, क्योंकि यूनियन का मतलब सब लेना है, लेकिन एक ही एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लेना है। तो 2 हम अगर ले चुके हैं तो ये 2 को छोड़ देंगे, 3 4 ले लेंगे, फिर 4 और 3 भी ले चुके हैं तो इसमें से केवल 5 और 6 लेंगे। तो क्या ये कवर हो जा रहा है, हो जा रहा है। ये हो सकता है कि E1 E2 में कोई कॉमन भी हो, E3 E2 में भी कोई कॉमन हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यूनियन लेने के बाद पूरा सैंपल स्पेस अगर कवर हो जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये कहानी आप समझ गए। उसके बाद हम लोग समझेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, है ना, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में अगर आपसे बात किया जाए, हेडिंग डालिएगा आप, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में पहला अगर बात करें कि E1 और E2, इसी का मतलब होता है E1 यूनियन E2। तो अगर आप जब सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 हुआ करता था। तो उसमें आप क्या करते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 करते थे। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे n ऑफ अगर हम डिवाइड कर दें, मतलब सैंपल स्पेस से ns से, इसे भी ns से, इसे भी ns से, इसे भी ns से, तो कोई गलती नहीं की, हम दोनों तरफ ns से डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और हूबहू याद रखिएगा कि कोई भी जो सेट थ्योरी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी में भी ये सही है अगर वो सेट में सही है तो, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये कहानी। उसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन अगर E2 पूछें तो वही कहानी, उसको इधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात कि इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। अगर आप बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2। तो जैसे आप डिफरेंस ऑफ सेट पढ़े होंगे कि A माइनस B क्या होता है, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 होता है। क्या होगा इसका कहानी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 में से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को घटा देंगे। सेट वेन डायग्राम से अगर देखना चाहें तो और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये यूनिवर्सल सेट है या एक सैंपल स्पेस का सेट है,
उसमें अगर ये हमारा E1 इवेंट है और ये हमारा E2 इवेंट है, तो अगर E1 माइनस E2 की बात की जाती है तो केवल किसकी बात होती है? E1 वाला पोर्शन में से E2 वाला पोर्शन को हटा दीजिए, यानी कि केवल इसकी बात होती है, ये बात होती है E1 माइनस E2 का मतलब। तो ज़रा देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब तो ये पूरा ये 1 रीजन और 2 रीजन दोनों आएगा, 1 रीजन और 2 रीजन दोनों आएगा। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2, यानी कि हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो E1 पूरा में से केवल ये वाला 2 वाला पोर्शन घटा दे, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, सबको मालूम है, दिस इज द E1 इंटरसेक्शन E2 वाला पोर्शन है। तो अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दे E1 में से तो निश्चित रूप से केवल 1 वाला रीजन बचेगा और 1 वाला हमें चाहिए, तो ये डिफरेंस ऑफ है। तो इसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाला जाता है। जो भी सेट थ्योरी में वेन डायग्राम पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी में वो पूरा का पूरा हूबहू लग जाता है। बस यहाँ पे n सेट में होता था n नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे सारा का सारा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो। ठीक है ना? तो यहाँ तक कहानी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। ये शुरू होने के बाद 2 पॉइंट्स और बाकी है प्रोबेबिलिटी में, उसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जंप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? वो 2 बातें क्या है? सबसे पहले तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप क्या याद रखते हो? नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। क्या याद करते हो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है ना? ये हम पहले से भी जानते हैं। एक अब होता है ऑड्स इन फेवर, और एक वर्ड्स होता है ऑड्स अगेंस्ट इन फेवर। दोनों जब दिया रहता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा या कैसे निकलेगा, वो कहानी हम समझने जा रहे हैं। तो जब ऑड्स इन फेवर क्या दिया रहता है ये समझे पहले। ये m/n दिया रहता है, यानी कि m/n दिया रहता है। इसमें जो ऊपर वाला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स, ये कह सकते हैं। ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम्स और जो नीचे होता है वो होता है अनफेवरेबल आउटकम्स। अनफेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स। ऊपर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स और नीचे क्या होता है? अनफेवरेबल आउटकम्स। तो अगर हम पूछें आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स, तो क्या होगा? आप क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होता है तो m ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम्स। तो अगर फेवरेबल आउटकम्स है, ये अनफेवरेबल आउटकम्स है, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो m+n अगर हो जाए तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? फेवरेबल आउटकम्स की। उसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी पूछें अनफेवरेबल आउटकम्स की, तो वो हो जाएगा हमारा n डिवाइडेड बाई m+n। जैसे अगर कभी भी ऑड्स इन फेवर 3/5 दिया हो, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पूछे आपसे तो वो 3/538 हो जाएगा। और वही ऑड्स अगेंस्ट इन फेवर दिए रहे हैं m/n, तो ये समझ लीजिएगा कि ऊपर अनफेवरेबल आउटकम्स होता है, अनफेवरेबल आउटकम्स, और नीचे जो होता है वो फेवरेबल आउटकम्स होता है। तो अगर ऑड्स अगेंस्ट अगर दिया हो, मान लो 4/9 दिया हो ऑड्स अगेंस्ट इन फेवर, तो उस समय हम पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो उस समय हो जाएगा 9, क्योंकि ऊपर अनफेवरेबल होता है, हम फेवरेबल का पूछ रहे हैं, तो 9/13 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो यही तक आपकी बेसिक्स थी प्रोबेबिलिटीज़ में। ये आपको पहले से पढ़ के हुआ होना चाहिए, और ये अगर चीज़ें आप समझ गए हैं तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 12th की शुरुआती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, उसे हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लेकर टोटल जितना भी हो सकेगा पॉसिबल आपके टर्म 2 के लिए उसकी पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 2 के लिए, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।